तो आप हैं सुप्रुची। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं कोई बहुत ज्यादा ज़हीन इंसान तो नहीं, लेकिन मुझे फख्र है कि मुझे लोगों को शनाख्त करना आता है। आपको एक नजर देखकर ही अंदाजा हो गया है कि सुंदरा और उसके साथियों ने आपकी गलत तारीफ नहीं की। मैंने उसकी बात सुनकर अपने लहजे में शर्मसारी और इनकिसारी भरते हुए कहा, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है प्रदीप बाबू, लेकिन बराह करम पहली ही मुलाकात में मुझे शर्मिंदा न करें। पता नहीं उन लोगों ने मेरे बारे में क्या कुछ आपको बता दिया है, वरना हकीकत ये है कि मैं तो आम सा इंसान हूँ। मेरी बात सुनकर वो हंसा, बोला आप तो बातें करने के फन में भी ताक हैं, आपके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा। मैंने कहा, मुझे पता है आप ये सब मेरी दिलजुई के लिए कह रहे हैं, मगर आप यकीनन अपनी बातों से दिल जीतने के फन में माहिर हैं। काश मैं आपके पास कुछ दिन रुक पाता, लेकिन मुझे तबीयत मजीद बेहतर होते ही यहाँ से रवाना होना है। सुंदरा और दोनों साथी महबूब नगर में मेरा इंतजार कर रहे होंगे, वहाँ से हम हैदराबाद जाएंगे। मेरी बात सुनकर प्रदीप सेन ने कहा लगाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, वो सब भूल जाएं, अब आप खुद को मेरा कैदी समझें। जब तक मैं आपको इजाजत न दूं आप यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि इस हवेली की रिवायत है कि यहाँ मेहमान आता अपनी मर्जी से है और जाता मेजबान की मर्जी से। मैंने खुशगवार लहजे में कहा, ऐसी मोहब्बत भरी कैद तो किस्मत वालों को मिलती है प्रदीप जी। चलो मैं कल सुबह तक मजीद यहाँ रुक जाता हूँ, वो लोग महबूब नगर में मेरा इंतजार कर लेंगे। मेरी बात सुनकर उसने नफी में सर हिलाया और मुस्कुराया, बोला वो अब आपको महबूब नगर में नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें कह दिया है कि मैं आप जैसी नादिर रोजगार हस्ती को इतनी सरसरी मुलाकात के बाद रुखसत होने की इजाजत नहीं दूंगा। आपकी उन तीनों से बिलाशुबा गहरी दोस्ती होगी, लेकिन मेरा भी तो कुछ हक है ना। इस दौरान में हम दोनों गांव तकियों से टेक लगाकर फर्शी नशिस्त पर बैठ चुके थे। कुछ देर मजीद हल्की फुल्की बातें करने के बाद वो संजीदा होते हुए बोला, सुंदरा और दोनों साथियों ने मुझे आपके बारे में काफी तफसील से बताया है। बाकी सब बातों के अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की सैर के लिए निकले हैं और आप किसी मुअय्यना वक्त पर कहीं पहुँचने के पाबंद तो नहीं हैं। मैंने सुंदरा को कह दिया है कि आप कम से कम 3-4 दिन मेरे मेहमान रहेंगे। आपके इंतजार में महबूब नगर रुकने की जरूरत नहीं है, इसलिए अपना सफर जारी रखें। उसके लहजे की कतईयत भांप कर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मैं यही तो चाहता था। मैंने जिस मकसद के लिए बीमार होने का नाटक किया था वो बखैर खूबी हासिल हो गया था। मैंने खुशगवार लहजे में कहा, लगता है आप अपने इरादे के पक्के इंसान हैं। चलें, जो आपकी खुशी, मुझे वाकई कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है, और आप जैसे जिंदा दिल, खुश ज़ौक़ और मेहमान नवाज इंसान से मुलाकात को मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ। सुंदरा और उसके साथियों ने आपकी तारीफ में मुबालगे से काम नहीं लिया। प्रदीप ने कहा, अरे नहीं सुप्रू बाबू, मैं तो एक आम सा सीधा सादा और महदूद इल्म रखने वाला इंसान हूँ, जिसमें अनगिनत खामियां और ऐब मौजूद हैं। शायद सुंदरा ने बताया हो, मैं तो मजहब पर भी यकीन नहीं रखता। मैंने कदरे हैरत से कहा, यानी आप दहरिये हैं? लंदन में तो बहुत से लोग आपके हम अकीदा हैं और गोरे उनसे कोई तारुज या तासुब भी नहीं रखते, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर इंसानियत को अपना मजहब करार देते हैं और नस्ली, इलाकाई और लिसानी तासुब पर यकीन नहीं रखते। मेरी बात मुकम्मल होने पर प्रदीप ने कहा, अब मेरा यकीन मजीद पक्का हो गया कि सुंदरा ने आपकी बिल्कुल दुरुस्त तारीफ की थी, बल्कि आपसे बातें करके मुझे लग रहा है कि आप उसकी तारीफ से भी बढ़कर हैं। हिंदुस्तान में तो हम जैसों को सभी नफरत भरी नजरों से देखते हैं और नास्तिक जैसे हिकारत भरे खिताब से नवाजा जाता है। मैंने उसकी दिलजुई का सिलसिला मजीद बढ़ाते हुए कहा, मैं हिंदू मजहब से वाबस्ता हूँ, लेकिन मेरा पुख्ता मौक़िफ़ है कि अगर आप अपने मजहब और अकीदे के नाम पर बाकी तमाम मज़ाहिब और उनके पैरोकारों से नफरत करते हैं, उन्हें वाजिबुल कत्ल समझते हैं, उनकी जिंदगी अजीरन करने का कोई मौका नहीं गंवाते, तो इंसानियत पर यकीन रखने वाले लादीन आपसे 1000 दर्जे बेहतर हैं। मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान की तकसीम के दौरान होने वाले फसादात में हलाक होने वाले लाखों इंसानों के खून का एक छींटा भी आप जैसे लादीन अफराद के हाथों पर नहीं होगा। मैंने प्रदीप के तासुरात का जायजा लेते हुए ये सब कहा था। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे का रंग बदला, लेकिन उस घाघ शख्स ने फौरन खुद को संभाल लिया और फखरिया लहजे में कहा, अपने अकीदे की वजह से ही नहीं, बंगाल से ताल्लुक होने की वजह से भी तशद्दुद पर मैं यकीन नहीं रखता, और किसी इंसान की जिंदगी छीने जाने का सुनकर मुझे इतना दुख होता है कि रात की नींद उड़ जाती है। मैंने कहा, वो तो आपसे मुलाकात से कुछ ही देर के बाद अंदाजा हो जाता है। अच्छा ये बताइए कि सुंदरा और दोनों साथियों ने आपको मेरे बारे में क्या कुछ बता डाला है, ताकि मैं उन बातों को जहन में रखते हुए आपसे बात करूं। मेरी बात सुनकर वो एक बार फिर हंसा, बोला, आप वाकई बहुत दिलचस्प बातें करते हैं। आपकी सबसे पहली खूबी उन्होंने यही बताई थी कि आप पुरलुत्फ गुफ्तगू में महारत रखते हैं, बहुत सोच समझ कर बात करते हैं। आपकी मालूमात का दायरा बहुत वसी है और हर तरह के मौजू पर पुरमगज गुफ्तगू करते हैं। मैंने उसकी बात मुकम्मल होते ही कहा, ओहो, उन लोगों ने तो मुझे अबुल कलाम आजाद बना डाला। मैं बोलने के फन में हरगिज इतना माहिर नहीं हूँ।
प्रदीप ने मेरी बात सुनकर संजीदा होते हुए कहा, लेकिन मैं साफ साफ बता दूं कि मुझे आपकी गुफ्तगू में महारत और वसी मालूमात का हामिल होने की सताइश ने आपसे मिलने के लिए बेताब नहीं किया। मैं तो आपकी बेमिसाल बहादुरी और डाकुओं का पूरा गिरोह तन तनहा खत्म करने और अपनी जिंदगी खतरे में डालकर सुंदरा और रामदेव को आजाद करवाने के कारनामे का सुनकर आपका गर्विदा हुआ हूँ। मैं खुद तो एक डरपोक सा इंसान हूँ, शायद इसीलिए आप जैसे निडर और जुर्रतमंद इंसान से मिलने का हमेशा इश्तियाक रहा है। मैंने एक बार फिर इनकिसारी का मुजाहिरा करते हुए वजाहत की कि डाकुओं का खात्मा करने में राजू भी मेरे साथ बराबर का शरीक था, लेकिन प्रदीप ने जवाब में बुलंद आहंग कहकहा लगाकर मुझे हैरान कर दिया। बोला, बस रहने दो सुपरू जी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि राजू कितना बहादुर है। हम शिकार के लिए जाते हैं तो उसकी कोशिश होती है कि बंदूक उठाकर जंगल में जाने की बजाय कैंप में रुककर खाना पकाने का बंदोबस्त करें। हम सब इसकी वजह भी जानते हैं। बंदूक चलाते हुए उसके हाथ कांपते हैं और वो 30 गज के फासले पर खड़े हिरन को भी निशाना नहीं बना सकता। मैंने उसकी बात झुटलाने की बजाय कहा, हो सकता है आपका मुशाहिदा दुरुस्त हो, लेकिन उसने कम से कम मेरे सामने अपनी कमजोर दिली का मुजाहिरा नहीं किया। हो सकता है अपने साथियों की जान खतरे में देखकर उसमें हिम्मत जाग उठी हो। प्रदीप ने मेरी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, उसे छोड़ो यार, मुझे उसकी बहादुरी से कुछ लेना देना नहीं। मैं तो आपसे मुलाकात पर अपनी किस्मत पर नाजा हूँ। उसकी तरफ से सताइश का सिलसिला खत्म न होने पर मुझे उलझन हो रही थी। चुनाचे मैंने गुफ्तगू का मौजू बदलते हुए कहा, सुंदरा जी और रामदेव ने बताया था कि आप बहुत खुश मिजाज और जिंदा दिल इंसान हैं, लेकिन इस हवेली की दिलकश बनावट और उम्दा सजावट बता रही है कि आप बहुत खुश शौक भी हैं। लगता है हवेली की एक एक ईंट अपनी निगरानी में चुनवाई है। मैं जानता था कि वो चोर की दाढ़ी में तिनका के मिस्ताक इस मौजू पर ज्यादा तफसील से बात नहीं करेगा। मेरा कयास दुरुस्त निकला। उसने सरसरी शुक्रिया अदा किया और मुझसे संजीदा लहजे में मुखातिब होकर कहा, सुंदरा ने आपके बारे में बताया है कि आपने बाकायदा कमांडो ट्रेनिंग हासिल कर रखी है और आपने अपने अंग्रेज गुरु के सिखाए हुए हरबी दाव पेच की मदद से ही उन डाकुओं को नर्क में पहुंचाया था। जाहिर है मैं इनकार तो नहीं कर सकता था। उसने मेरी जबान से इकरार सुनकर बचकाना इश्तियाक के साथ कहा, क्या ये सच है कि कमांडो ट्रेनिंग हासिल करने वाला बैक वक्त 8-10 हरीफों को मार गिराने के काबिल हो जाता है? दरअसल मैं कमांडोज के बारे में काफी पढ़ और सुन चुका हूँ और मुझे इस मौजू से गहरी दिलचस्पी है। आप अपने जाती तजुर्बे की रोशनी में मजीद कुछ बता सकें तो मुझ पर बड़ा एहसान होगा। मैंने कहा, मुझे आपकी मालूमात में इजाफा करके खुशी होगी, लेकिन ये काफी तफसीली मौजू है, 1-2 नशिस्तों में मुकम्मल नहीं होगा। उसने मेरी बात के जवाब में कहा, मुझे अंदाजा है, लेकिन आप जब तक यहाँ हैं मुझे वक्फे वक्फे से बुनियादी मालूमात तो मुहैया कर सकते हैं ना? मैंने कहा, हाँ जरूर। सबसे पहली बात तो ये है कि कमांडो ट्रेनिंग हर ऐरा गैरा शख्स हासिल नहीं कर सकता। फौज में भी सख्त जांच पड़ताल के बाद ऐसे जवानों का इंतखाब किया जाता है जो ज़हनी और जिस्मानी एतबार से हद दर्जे मजबूत हों, उनमें हिम्मत और हौसला कूट कूट कर भरा हुआ हो, जो हालात की सख्तियों से हार मानने की बजाय जान की बाजी लगा देने पर यकीन रखते हों और इंतहाई सख्त जान हो, ताकि ट्रेनिंग के हद दर्जे कड़े और जानलेवा मराहिल से बखैर खूबी ओहदा बरा हो सके। अगर इन तमाम खूबियों, खुसूसियात और तकाजों पर पूरा न उतरने वाला कोई शख्स कमांडो ट्रेनिंग में शामिल हो जाए तो ज्यादा इम्कान है कि जल्द ही अपने टूटे फूटे जिस्मानी आज़ा समेत निकाल बाहर किया जाएगा, बल्कि ऐन मुमकिन है कि उसकी लाश ही लवाहिकीन तक पहुंच सके। प्रदीप ने कहा, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। अच्छा है, आपने तस्दीक भी कर दी। सुंदरा ने बताया है कि आपने 6 माह तक कमांडो ट्रेनिंग हासिल की है। वो रिटायर्ड जनरल का उससे तवील कोर्स भी करवाता था? मैंने फौरन जवाब तराशते हुए कहा, हाँ, वो मजीद 6 माह मैदान जंग में मुख्तलिफ हालात के मुताबिक तरह तरह की हिकमत अमलियां वज़ा करना, हरबी दाव पेच आजमाना और दुश्मन मुल्क में घुसकर सबोताज की कार्रवाइयां वगैरह सिखाता था, लेकिन मुझे उन सब से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। मैंने तो सिर्फ जाती दिफा मजबूत बनाने के लिए उस ट्रेनिंग में हिस्सा लिया था। वो बुढ़ा अंग्रेज तरबियत तो बहुत अच्छी देता था, लेकिन भारी माल भी ऐंठता था। प्रदीप ने इश्तियाक भरे लहजे में पूछा, वो किस जगह ये ट्रेनिंग देता था? मेरा मतलब है लंदन में तो ये सब करना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा, आपका जहानतमंदाना कयास बिल्कुल दुरुस्त है। मेजर जनरल हर्बर्ट सिल्वरस्टोन खानदानी रईस था। दूसरी जंग अजीम में फतह के बाद रिटायरमेंट के नतीजे में उसे काफी कुछ मिला था। शायद उसी जमा पूंजी से उसने समरसेट काउंटी के मजाफात में एक बहुत बड़ी मतरूक जागीर खरीदी थी और फिर जर्रे कसीर खर्च करके उसे कमांडो ट्रेनिंग के मरकज की शक्ल दे दी थी। ट्रेनिंग में हिस्सा लेने वाले सब अफराद पूरे साल या कम से कम 6 महीने उसी जगह मुकीम रहते थे। हमारा खाना पीना सोना जागना वहीं होता था। हमें सिर्फ हफ्ते की शाम समरसेट काउंटी जाने की इजाजत होती थी और हमें हर सूरत निस्फ रात से पहले वापस लौटना होता था, क्योंकि इतवार ट्रेनिंग के एतबार से सबसे अहम दिन हुआ करता था।
प्रदीप किसी ऐसे बच्चे की तरह दिलचस्पी से मेरी गुफ्तगू सुन रहा था जिसे कोई देवमालाई दास्तान सुनाई जा रही हो। मैंने उसके इश्तियाक के पेश नजर अपनी मन घड़त कहानी आगे बढ़ाई। कहा ट्रेनिंग के दौरान हमें हर तरह के हल्के हथियारों का इस्तेमाल भी सिखाया गया था और निशानेबाजी में भी ताक किया गया और इन मकासद के लिए हमेशा असली एमुनिशन इस्तेमाल किया जाता था। उसके अलावा तमाम आतिशी हथियारों को कम से कम वक्त में खोलना और जोड़ना भी सिखाया जाता है और इस हवाले से हमारे दरमियान बाकायदगी से मुकाबले होते थे। उससे अगला मरहला आंखों पर पट्टी बांध कर ये काम सरंजाम देना होता था। मैं बात मुकम्मल करके ठहरा तो प्रदीप पुरजोश लहजे में बोला, कमाल है सुपरू जी, ऐसी तरबियत के बाद वो उजड़ गंवार डाकू आपका क्या बिगाड़ सकते थे। सच तो ये है कि उनकी मौत खींचकर आपके रास्ते में ले आई थी। फिर अचानक उसने पटड़ी तब्दील की और दोस्ताना लहजे में पूछा, अब हम एक दूसरे के राजदार बन ही गए हैं तो अपनी जाती जिंदगी के बाकी पहलुओं के बारे में भी बता दें। मेरा मतलब है शादी, बीवी, बच्चे। मैंने पजमुर्दा से लहजे में कहा, नहीं यार, किसी जमाने में एक संगदिल हसीना की जुल्फों का असीर हुआ था लेकिन वो बेवफा निकली। उसका गम भुलाने के लिए खुद को जिंदगी की दीगर मसरूफियात और मशागिल में डुबो दिया। माँ बाप इल्तिजा करते मर गए। जब जिंदगी का रुख बदला तो मालूम हुआ कि जवानी कहीं बहुत पीछे रह गई है। उसने मेरी दिलजुई करते हुए कहा, अरे यार, तुमने बिला वजह खुद को बूढ़ा तस्लीम कर लिया है। जवानी ढलने के बाद क्या इंसान की तमाम ख्वाहिशात दफन हो जाती हैं? मुझे ही देख लो, तुमसे 3-4 साल बड़ा ही हूँगा लेकिन अपनी जिंदगी के बचे कुछ सालों से भरपूर लुत्फ कशीद कर रहा हूँ। यकायक उसने लहजा बदला और शरारत भरी नजरों से मुझे देखते हुए बोला, वैसे भी मैं कैसे मान सकता हूँ कि तुम जैसा सेहतमंद और वजीह शख्स लंदन जैसे ईमान दुश्मन शहर में साधु संत जैसी जिंदगी गुजारता रहा है। मुझे पता है वहाँ तो 15-16 की उम्र के लड़के लड़कियाँ सब तजुर्बात कर चुके होते हैं। मुझसे राजदारी बरतने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो पहले ही दिल बहलाने के सारे मशागिल से भरपूर अंदाज में लुत्फानंदोज होता हूँ। इसलिए बिला झिझक बता दें कि लंदन के रंगीन और संगीन रोज़ो शब में से आपने कितने सुरूर आमेज लम्हे चुराए। मैंने उसकी बात सुनकर मसनूई हिचकिचाहट का मुजाहरा किया। फिर कदरे तजब्जुब के बाद बोला, मैंने अपनी पारसाई का दावा तो नहीं किया प्रदीप जी। फितरत के तकाजे कैसे नजरअंदाज किए जा सकते हैं, लेकिन ये भी सच है कि मैं कभी एतदाल की हद से आगे नहीं बढ़ा। गिनती के चंद दोस्त हैं जिनके साथ अक्सर हफ्ते के इख्तिताम पर क्लब जाता हूँ। वहाँ हल्का फुल्का जुआ भी खेलता हूँ, पीने पिलाने की निजी महफिलों में भी शरीक होता हूँ, लेकिन मुझे नशे में धुत होने से नफरत है। प्रदीप ने मेरे मुंह से अपने मतलब की बात सुनकर जोशीले लहजे में कहा, बहुत खूब, अब लगे हाथों ये भी बता दो कि कौन सी ब्रांड की पीते हो। फिक्र न करो, मेरे पास लगभग तमाम मशहूर ब्रांड्स की शराबें मौजूद हैं और अगर कोई ब्रांड मौजूद ना हुआ तो चुटकी बजाते बंदोबस्त हो जाएगा। मैंने कहा, मेरा कोई मखसूस ब्रांड नहीं है और मैं नया तजुर्बा करने से भी गुरेज नहीं करता, इसलिए देसी भी चलेगी। उसने यकयक ओबाशाना अंदाज में आंख दबाते हुए मानी खेज लहजे में कहा, देसी दारू की तरह देसी लौंडिया भी आजमा के देखो सुपरू जी, ऐसा नशा चढ़ेगा कि सब गोरियों को भूल जाओगे। रात को मेरे लिए एक छमक छल्लो आने वाली है, तुम कहो तो पैगाम भेजकर एक और बुलवा लूं। राजू ने मुझे प्रदीप की तर्ज जिंदगी के बारे में जो कुछ बताया था उसकी रोशनी में ये गलीज पेशकश मेरे लिए गैर मुतवक्के नहीं थी। उसके बावजूद मैं कुछ गड़बड़ा गया। फिर मैंने खुद को संभालते हुए कहा, फिर देखा जाएगा प्रदीप जी, अभी तो मुझे पेट में गड़बड़ से होने वाली नकाहत से निजात हासिल करनी है। उसने कहा, ठीक है, तुम खूब आराम करो और रघु के हाथ के मजे मजे के खाने खाकर जान बनाओ। कल रात हम दोनों गोटी चलेंगे, तुम अपनी पसंद की हसीना का इंतखाब कर लेना। शायद तुम्हें पता हो गोटी में भी मेरा घर मौजूद है और मैंने वहाँ भी दिल बहलाने के सारे लवाजिमात यकजा कर रखे हैं। कल की रात हम वहीं गुजारेंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। मुझे यकीन है कि तुम बाद में मेरे साथ गुजारे वक्त को याद करोगे। मैंने कहा, चलो ठीक है, कल तुम मुझे अपने गोटी की सैर करवाना और फिर जैसे तुम्हारा दिल करे रात की महफिल सजाना। मुझे तुम्हारी खुश ज़ौक़ी का पूरा एतबार है, लेकिन पहले मुझे अपनी जागीर की तो सैर करवाओ। मुझे इंडिया के देहात बहुत अच्छे लगते हैं। उसने खुश होकर कहा, हाँ हाँ, ये बताओ तुम्हें घुड़सवारी आती है? मैंने कहा, मैं शहसवारी का दावेदार तो नहीं हूँ, लेकिन घोड़ा सुधा हुआ और ताबेदार हो तो। उसने मेरी बात काटते हुए कहा, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें अपने प्रीतम पर साथ ले चलूंगा। नस्ली जानवर है, सरकशी तो दूर की बात है, कभी हल्का सा नखरा भी नहीं दिखाता और यूं समझो कि अपने सवार के दिल की बात समझ लेता है। मैंने कहा, बहुत खूब, फिर तो उसकी सवारी करके मुझे मजा आएगा। प्रदीप को शायद अपने मिल्कियती घोड़ों की सताइश में तिश्नगी महसूस हुई थी। उसने मौजू आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं शिवम पर साथ चलूंगा। ये दोनों सगे भाई हैं और मैंने ये जोड़ी 2 साल पहले पूरे 1000 रुपए की खरीदी थी। उस वक्त ये दोनों बछड़े थे। मैंने अपनी निगरानी में इनकी तरबियत और सिधाई करवाई है। दोनों बला के जीदार हैं,
शिकार के दौरान शेर भी सामने आ जाए तो बिदकने की बजाय खम ठोंक कर खड़े हो जाते हैं। मैंने मरूब लहजे में कहा, कमाल है, ऐसे घोड़ों के बारे में मैंने कभी सुना नहीं। आपने उन्हें आम घोड़ों से नादिर मखलूक में तब्दील कर दिया है। अब तो आपके लाडले प्रीतम पर सवारी का इश्तियाक मजीद बढ़ गया है। यह सुनकर प्रदीप ने मसरूर लहजे में कहा, मैं अभी घोड़े तैयार करवाता हूँ, मुझे यकीन है कि आपको बहुत मजा आएगा। प्रदीप की हिदायत पर गालिबन उसके मैनेजर की हैसियत से काम करने वाला चेतन तेज कदमों से कमरे से निकल गया। हम दोनों कुछ देर हल्की फुल्की बातें करते रहे। इतने में चेतन ने इतला दी कि दोनों घोड़े सवारी के लिए तैयार हैं। वो मेरी सहूलत के लिए टूटी फूटी हिंदी में बात कर रहा था। हम दोनों उसकी पैरवी में हवेली के दरवाजे से बाहर निकले तो सामने ही चमकीली स्याह और चितकबरी पशम वाले दो खूबसूरत घोड़े सामने खड़े दिखाई दिए। उनमें से चितकबरा घोड़ा अपने मालिक को देखकर धीरे से हिनहिनाया। उसके भाई ने भी लगभग फौरन ही प्रदीप का खैर मकदम किया। प्रदीप सीधा चितकबरे घोड़े यानी शिवम के पास जा खड़ा हुआ, जबकि मैं चेतन के साथ प्रीतम के पास जा पहुंचा। मैं अपने दावे के बरक्स कोई माहिर घुड़सवार नहीं था, लेकिन बिल्कुल अनाड़ी भी नहीं था। गर्मियों की छुट्टियों में सैरो सयाहत की गरज से बाकायदगी से मलीर के सरसब्ज और सेहत बख्श मकाम पर कई दिन कयाम के दौरान में काश्तकारी से वाबस्ता मेजबानों के घोड़ों पर मैं कई मील सवारी करता था और अपने मेजबानों के बेटों के साथ घुड़दौड़ के मुकाबलों में हिस्सा भी लिया करता था। मैं उन्हें कभी हरा तो नहीं सका, लेकिन इस मश्क की बदौलत मुझे घोड़ा काबू में रखना और अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना जरूर आ गया था। मेरे हुलिये और बर्ताव से चेतन ने गालिबन ये नतीजा अखज़ किया था कि मैं घुड़सवारी जैसे मर्दाना मशागिल से बेबहरा शहरी बाबू हूँ। लिहाजा वो मुझे अपनी शिकस्ता हिंदी में बताने लगा कि प्रीतम किन इशारों पर चलता रुकता और मुड़ता है और रफ्तार तेज या कम करने के लिए मुझे क्या करना होगा। मैंने निहायत सादतमंदी से उसकी हिदायत सुनी और सर हिलाकर समझने का यकीन दिलाया। आखिर में उसने बताया कि प्रीतम और शिवम दोनों पर सवारी के दौरान में किस हरकत से हर कीमत पर गुरेज करना है, वरना बज़ाहिर मुबालगे की हद तक फर्माबरदार ये दोनों भाई यकलख्त इस कदर इश्तियाल में आ जाते हैं कि अपने मालिक से वफादारी भी पसे पुश्त डाल देते हैं और दीवाना वार दौड़कर और उछल कूद कर उसे अपनी पुश्त से गिराकर ही दम लेते हैं। और मुझे तो यहाँ तक लगता है कि गुस्से से पागल ये जानवर अपने सवार को सुमो से कुचल कर हलाक भी कर सकता है। उसकी बात सुनकर मैंने खौफजदा लहजे में उस जानलेवा इम्कान से खबरदार करने पर उसका शुक्रिया अदा किया। फिर मैंने सरसरी लहजे में पूछा, इन दोनों भाइयों की इस भयानक आदत का प्रदीप जी को भी पता है? उसने कदरे खौफजदा नजरों से चंद गज के फासले पर प्रीतम पर सवार प्रदीप की तरफ देखा और फिर दबी दबी आवाज में बताया कि प्रदीप को ये बात मालूम नहीं है और मेरी दरखास्त है कि उसे बेखबर ही रखा जाए, क्योंकि इन दोनों घोड़ों की ये खतरनाक कमजोरी चेतन और उसके मातहत रागेश्वर को उन दोनों घोड़ों पर सवारी के दौरान एक गंदे मजाक के नतीजे में मालूम हुई है। शिवम इतने वहशियाना अंदाज में भागा था और फिर उछल कूद करके रागेश्वर को गिराने की कोशिश की थी कि वो मरते मरते बचा था। उन दोनों ने महज अपने तजस्सुस से मजबूर होकर वही हरकत सवार के बगैर प्रीतम के साथ भी दोहराई थी और उसे इश्तियाल में पागल होते देखा था। मैंने रागेश्वर को यकीन दिलाया कि मैं भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। चेतन मुझे सवार होने में मदद देना चाहता था, लेकिन मैं बगैर किसी मुश्किल के प्रीतम पर सवार हो गया। मुझे पुरएतमाद अंदाज में घोड़े पर सवार होते देखकर प्रदीप ने अपना घोड़ा अहाते के फाटक की तरफ बढ़ा दिया। कुछ देर में हम खेतों के दरमियान एक चौड़े कच्चे रास्ते पर रवां दवां थे। प्रदीप के बयान के ऐन मुताबिक प्रीतम बहुत ही समझदार और फर्माबरदार जानवर साबित हुआ। उसने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया और हैरत अंगेज तौर पर मुझे ज्यादा झटके भी महसूस नहीं हुए। शायद उसे मखसूस हमवार चाल चलने की तरबियत भी दी गई थी। मुख्तसर ये कि प्रीतम ने घुड़सवारी में महारत के मेरे दावे का बखूबी भरम रखा। वो लगभग 3 घंटों तक मुझे अपनी ज़रई अराजी के मुख्तलिफ हिस्सों की सैर करवाता रहा।